खबर देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 4 के बाद में आज सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी को लेकर के। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई इस वक्त जारी है। दोपहर 3:30 बजे से ये सुनवाई लगातार चली आ रही है। एएसआई ने जज के सामने कहा है कि परिसर में खुदाई नहीं करेंगे, हम 4 अगस्त तक सर्वे पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में फैसला भी आ सकता है, ये संभावना है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं महिमा। देखिए, बिहार की खबर मैं आपको बताऊंगी। बिहार के कटिहार में बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बदले में मौत मिली है। अब ऐसे में पुलिस की फायरिंग में यहां पर 2 लोगों की जान चली गई और इसके बाद इस मसले पर सियासत लगातार जारी है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी साक्षी। नमस्कार। तीसरी बड़ी खबर रहेगी लोकसभा से जुड़ी। लोकसभा में स्पीकर ने विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव की अर्जी को भले ही कबूल कर लिया हो, लेकिन विपक्षी दलों का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सदन में आज विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे चौथी बड़ी खबर का मेरे सहयोगी आयुष के साथ। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी भले ही इसमें वक्त हो, पीएम मोदी ने आज से ही चुनावी शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने सीकर में गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और लाल डायरी के बहाने सरकार को घेरा। साथ ही यहीं से विपक्ष के लिए क्विट इंडिया का नारा भी प्रधानमंत्री ने दिया है। क्या बयानबाजी हुई है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिखा हमें बताएंगे। तो चलिए 4 के बाद की करते हैं शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। ज्ञानवापी पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हाईकोर्ट में 3:30 बजे से लगातार एएसआई के सर्वे को लेकर सुनवाई चल रही है। आज 3:30 बजे तक सर्वे पर दरअसल रोक थी और एएसआई ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है 4 अगस्त तक एएसआई सर्वे पूरा करेगा। इस बात की जानकारी हाईकोर्ट को एएसआई ने दी है। अब ऐसे में एएसआई सर्वे आगे करेगा या नहीं, इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद ये बड़ा फैसला आएगा। यानी आज का दिन बेहद अहम है ज्ञानवापी परिसर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष का रुख हाईकोर्ट की तरफ हुआ है, उसके बाद आज ये बड़ा फैसला आना है कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानवापी के परिसर में सर्वे करता है या नहीं। आलोक मालवीय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि जाहिर तौर पर लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं उसके अंदर आश्वासन जरूर है कि आज उनके फेवर में ये वर्डिक्ट आएगा, वही मुस्लिम पक्ष भी कह रही है कि उनके फेवर में आएगा। क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्ष अपनी जो हिंदू पक्ष बता रहा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य का निशान मिला है और लगातार चीजें मिलती रही हैं, जिसमें प्रमाण मिलता है कि ये सनातनी मंदिर था, गौरी श्रृंगार का मंदिर था और ज्ञानवापी मस्जिद यहाँ पे पहले नहीं थी, इसे बाद में बनाया गया है। इन सारी चीजों का प्रमाण यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मंदिर को किसी भी तरह से तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और इसे 500 साल पहले औरंगजेब ने ही तैयार करवाया था और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसे औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। तो इन सारी चीजों की जो बहस है वो हो रही है, लेकिन जो मुख्य बहस है वो बहस ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर खुदाई करता है कि नहीं। इन सारी चीजों पर फिलहाल बहस होनी है कि आर्कियोलॉजिकल लेकिन आलोक, आज तो वर्डिक्ट जो आने वाली है वो एएसआई के सर्वे को लेकर के है कि क्या एएसआई अपने सर्वे को कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ज्ञानवापी परिसर को समझना है तो ये सर्वे बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके पक्ष में नहीं है। तो अंदर क्या कुछ दलीलें इस वक्त चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुरक्षा की बात भी चल रही है और इसके साथ मुस्लिम पक्ष ये बातें रख रहा है कि अगर हम यहाँ पर खुदाई करवाते हैं तो मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा और यहाँ पर वो मस्जिद गिर भी सकती है। इसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये चीजें कही है कि हम यहाँ पर अगर खुदाई करेंगे तो ये पूरी बात गलत है। हम यहाँ पर सर्वे करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, ब्रशिंग करने के साथ ही जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इस पर स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के साथ ही पूरी चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। उन सारी चीजों को अब हम अगर कल से शुरू करते हैं तो 4 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट हम पेश कर सकते हैं, जिस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है और उसका कहना है कि अगर यहाँ पर सर्वे करता है तो पूरी तरह से जैसे अयोध्या मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी उसी तरह यहाँ भी हो जाएगी। आलोक, इस बात को क्योंकि मुस्लिम पक्ष यहाँ पर एएसआई पर खुद सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी जल्दी क्यों दिखाई, लेकिन एएसआई की तरफ से भी साफ तौर पर ये कहा गया है कि हमारे लिए मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, मस्जिद भी इंपॉर्टेंट है और हम निष्पक्ष यहाँ पर करेंगे जो कुछ भी कार्रवाई हम करने वाले हैं।
जी बिल्कुल, देखिए सीजे जो प्रीतिंकर दिवाकर हैं उन्होंने इस बात को एएसआई से पूछा है कि अगर आप यहाँ पर खुदाई करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष बराबर हैं और अगर हम खुदाई करते हैं तो ना हम हिंदू देखेंगे ना मुस्लिम देखेंगे, हम निष्पक्ष रूप से यहाँ पर खुदाई करेंगे, सर्वे करेंगे और पूरी तरह से ब्रशिंग का काम करेंगे और किसी भी तरह का स्ट्रक्चर पर नुकसान नहीं होगा। इन सारी चीजों को लेकर तीनों पक्ष यहाँ पर अपनी अपनी बातें रख रहा है, जिसे चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की कोर्ट में सुना जा रहा है और इस समय वकीलों की वहां पर काफी भीड़ है और लोग सुनने के लिए भी वहां पर चलिए। मौजूद हैं सारी बहस को। लेकिन आलोक, एक और बड़ा समय सवाल ये भी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया को जो आदेश दिए गए थे वो यही था कि साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर निरीक्षण किया जाए, जो भी सर्वे है वो साइंटिफिक तरीके से हो, यानी खुदाई की बात तो पहले भी नहीं थी कि खुदाई वहां पर हो, तो फिर दिक्कत क्या है? क्या कुछ दलीलें रखी जा रही है? ये समझना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए दलीलों की बात करें अगर तो हम लिंगर ऑन करने की बात हो रही है, चीजों को फंसाने की बात हो रही है, बातें आगे बढ़ाने की बात हो रही है कि दिन और बढ़ जाए और केस में चीजें रखने की बात की जा सके। इन चीजों को लेकर मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रख रहा है। नकवी साहब ने भी बहस की और वो अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने हलफनामा दाखिल किया और बताया कि अगर यहाँ पर खुदाई की अगर हम लोग परमिशन देते हैं, बात स्वीकारते हैं तो पूरी तरह से इस मंदिर को खोद दिया जाएगा और मस्जिद गिर जाएगी जैसे अयोध्या में हुआ था। इस बात को लेकर सुरक्षा की बात भी सामने आई, जिसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बातें रखी और बताया कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगहों की सुरक्षा व्यवस्था लोगों ने टाइट की है और पूरी तरह से आगे भी इस को टाइट रखेंगे और किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होने पाएगी। इन सारी चीजों की बातों को पूरी तरह से सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। प्रीतिंकर दिवाकर इन सारी चीजों को सुन रहे हैं। उसके बाद अभी से 1 घंटे बाद फैसला आ सकता, फैसला 1 घंटे बाद आ सकता है आलोक। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, जिस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, जिस तरीके से दलीलों को सामने रखा जा रहा है, वो एक राइट है मुस्लिम पक्ष का। लेकिन उस बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष हमेशा से कहता आया और अभी भी कह रहा है कि हमें कोर्ट में विश्वास है, जो भी कोर्ट कहेगा उसका हम सम्मान करेंगे, तो फिर एएसआई सर्वे में क्यों यहाँ पर एक विरोध सामने आ रहा है? क्यों एएसआई सर्वे के ऊपर भरोसा मुस्लिम पक्ष का नजर नहीं आ रहा है? वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर मूव करवा दिया और कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर अपनी पूरी बातें रखें, जिसको लेकर वो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आए हैं और अपनी जो रिट है उसे दायर की है और रिट दायर करने के बाद अब उस पर बहस हुई। 2 दिनों तक बहस हुई। कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी जो आलोक है वो यहाँ पर आए और अपनी चीजों को रखा, पूरी तरह से बताया कि किस तरह से हम यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से खुदाई करेंगे, किसी भी तरह से एक ईंट को भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ब्रशिंग की जाएगी, ब्रशिंग करने के साथ एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किए जाने के साथ आईआईटी कानपुर के जो छात्र हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे भी मदद ली जाएगी। इन सारी चीजों को वहां पर रखा। और चलिए ठीक है, क्या कुछ वर्डिक्ट रहने वाला है आलोक? लगातार आपकी नजर बनी रहेगी और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, इस पूरे मसले को लेकर 3:30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी और इसी बीच अब फैसले की घड़ी जल्द ही आने वाली है। रुक करेंगे अगली खबर का। क्या बिजली की मांग पर जनता को गोली मिलेगी? क्या प्रदर्शन की सजा मौत होती है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल तमाम खड़े होते हैं। कटिहार में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें कि 2 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट आप देखिए। लाइन नहीं দিব তো লাइन नहीं দিব তো मांगी थी बिजली, नीतीश राज में गोली मिली। कभी कटिहार, कभी राजधानी, नीतीश राज में यही कहानी। अगर विरोधी बोली, कभी लाठी तो कभी गोली, कभी लाठी तो कभी गोली। बिहार के कटिहार में पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की फायरिंग का एक्सक्लूसिव फुटेज भारत 24 के पास है। जिस जगह पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, वहां अभी भी खून के धब्बे चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि कल का दिन कटिहार के लिए कितना भयावह था। खुर्शीद बिजली की आग में चोली से परेशान था और यही वजह थी कि वो प्रदर्शनकारियों में शामिल था। सोनू अपने भाई मोनू को बचाने गया था क्योंकि इलाके में बवाल फैला था, लेकिन बड़े भाई मोनू को बचाने के चक्कर में छोटे भाई सोनू की जान चली गई। हम ऑफिस में सरकारी काम कर रहे थे। उस समय अचानक जन आक्रोश आया, भीड़ आया
और वो पहले मेन गेट तोड़ा, फिर उसके ऑफिस का गेट तोड़ा। तोड़ने का कोशिश किया तो हम लोग जाके ऊपर थे, पत्थरबाजी होने लगा। तो उसके बाद कुछ देर बाद प्रोटेक्शन फोर्स आया। फोर्स के आने के बाद जो है हवाई फायरिंग का आदेश दिया गया, तो हवाई फायरिंग किया गया। और कुछ फोर्स जो है, कुछ पुलिस वाला जो है नीचे था, वो भी फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान जो है मेरा भाई जो हमको लेने गया हुआ था, उसको हम ही बुलाए थे कि ठीक है तुम आ जाओ, कहीं रास्ता मिलेगा तो आ जाएंगे हम। जबकि एक गोली जो है जाके उसके सीधे सिर पे लगी है। भारत 24 ने मौके पर पहुंचकर घटना की एक एक तस्वीर दिखाई और पूरा सच बताया। आप देखें कि ये खून के वो निशान हैं जहां पर गोली लगने के बाद जो खुर्शीद है और उसके साथ सोनू गिरे हुए पड़े हुए थे कल, और इसी जगह पे उनको गोली लगी थी। फिलहाल आप देख सकते हैं ये युद्ध का मैदान कल बना हुआ था। यहाँ पे ईंट के ये टुकड़े पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको दिखाएंगे बिजली विभाग का वो दफ्तर, जहाँ पर तमाम लोग इस घटना के बाद काफ़ी उग्र हुए, और तमाम ये आप देख सकते हैं कि नीचे कितने पत्थर और ये ईंट पत्थर रोड़े वगैरह गिरे हुए हैं, क्योंकि लोग काफ़ी आक्रामक थे। जब अधिकारियों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो लोगों ने प्रदर्शन किया। 29 पंचायतों के मुखिया और जनप्रतिनिधियों ने यहाँ प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो उन लोगों ने इधर का रुख किया, और जब यहाँ रुख किया तो पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, खुर्शीद और सोनू। कटिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन, बवाल, पत्थरबाजी और फिर पुलिस फायरिंग में 2 की मौत। इस घटना के बाद पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कह रही है। वहीं विपक्ष तंज का कहना है कि बिहार में नौकरी मांगने पर लाठी और बिजली मांगने पर गोली। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने भीड़ पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत। दरअसल बुधवार को कटिहार के बारसोई प्रखंड कार्यालय परिसर में बिजली कटौती के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहले ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच से निकले कुछ उपद्रवियों ने माहौल इतना खराब कर दिया कि इतना बड़ा बवाल हुआ और 2 लोगों की जान चली गई। आपकी सरकार बिजली देती नहीं, और जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो गोली मारते हैं, लोग मारे जाते हैं। ये क्या हो रहा है सुशासन बाबू आपके बिहार में? ये बहुत पीड़ादायक है। ये कौन सा राज है आपका? कौन सा राज है? ये जो बार बार आप कहते हैं कि हम सुशासन लाएंगे, तो ये कौन सा सुशासन है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो मारे गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा आग्रह है। एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक मौत हुई है, उसकी पूरी तहकीकात होगी और एक संदेश जाएगा, चाहे जो भी है। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की जो भी कोशिश करेंगे ना, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी मानना है, मुख्यमंत्री जी का भी मानना है। तो नित्यानंद राय जी, मुझे बेहद खुशी हुई आप बिहार पे बोले, आपको पूरी आजादी है, भाई गृह राज्य मंत्री है। बुधवार को प्रखंड कार्यालय पर लोग 11 बजे से बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचने लगे। दोपहर 1 बजे तक लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था। 1:15 पर अचानक कुछ लोग उग्र हो गए और बिजली ऑफिस पहुंच गए। यहां लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने कर्मियों पर पत्थरबाजी की और उन्हें बंधक बना लिया। इसके बाद पुलिस से उनकी गतिविधि होने लगी। तब पुलिस ने लोगों को वहाँ से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद पुलिस को दौड़ा दिया। तब पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जैसा पुलिस वालों ने बयान दिया है। इसके बाद पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। पूरे बिहार में इस समय 3 से 4 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि बिजली की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त बिजली बाजार में उपलब्ध है। अगर बिहार सरकार खरीद कर देना चाहे तो दे सकती है। और उसी का गुस्सा था, जब हम लोग थे सरकार में तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली थी, अब कटौती करके 4 घंटा कर दिया। तो जनता आक्रोश में इकट्ठी हो गई और पुलिस ने फायरिंग कर दिया। 2 लोग मारे गए। तो जो 2 लोग मारे गए एकदम निर्दोष लोग हैं, और इसलिए उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पूरी पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। इस घटना के बाद पुलिस जहां इसे आत्मरक्षा बता रही है, वहीं विपक्ष तंज कर रही है कि सरकार से नौकरी मांगने पर लाठी और बिजली मांगने पर गोलियां मिल रही है, उनकी हत्या की जा रही है। कटिहार की इस घटना पर सियासत तेज है। विपक्ष सरकार पर जोरदार हमला बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
मार दिया रे गोली मार। और चलिए इसी बीच सीधे लिए चलते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी की ओर। ईडी निदेशक के कार्यकाल का यह पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र ने कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी और अर्जी में केंद्र ने देशहित में संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना जरूरी बताया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक पद छोड़ने को कहा था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। तो ईडी निदेशक के कार्यकाल के मामले को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि 31 जुलाई तक एसके मिश्रा का कार्यकाल रहेगा। उसके बाद एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार को करनी होगी, लेकिन केंद्र सरकार की हर मुकम्मल कोशिश है कि एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जाए। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख केंद्र ने किया, मामले पर जिरह हुई, सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने से तय होगा कि क्या ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन मिल पाता है या नहीं। हालांकि इसके पहले जो फैसला था उसमें कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सीधा रुक करेंगे, संवाददाता सुमित हमारे साथ कनेक्ट है। सुमित, क्या कुछ आज की जिरह में हुआ, सुनवाई के दौरान क्या हुआ? देखिए, केंद्र की जो अर्जी थी उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आज जब सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी कोर्ट रूम में मौजूद थे केंद्र सरकार की ओर से, और याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार की इस मांग का विरोध किया है। यहाँ तक कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई कि क्या पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति पर जो है वो ईडी है वो निर्भर करता है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मैं एक जज हूं। जस्टिस BR गवई का कहना था कि मैं एक जज हूं, अगर कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोलैप्स हो जाएगा। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल उठाए और याचिकाकर्ता का भी सीधे तौर पर कहना था कि जो केंद्र सरकार का जो एक्सटेंशन है वो नहीं दिया जाना चाहिए संजय मिश्रा को। लेकिन सुमित, इस एक्सटेंशन की बुनियाद क्या कुछ रखी गई है, क्या कुछ कहा गया है अपने दलील में, सरकार की तरफ से क्या बोला गया है? देखिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि धूमिल होगी ये सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो अभी जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा वो गहनता से जांच कर रहे हैं। अगर इनको हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है कई मामलों में वो जांच प्रभावित होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है कहीं ना कहीं भारत की छवि यहाँ खराब होगी। ये केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना था। जो FIFT की जो लिस्टिंग होती है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर हर देश को लेकर एक क्रमबद्ध जो है वो एक इकाई पर रखा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। ये केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना था। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान का भी हवाला दिया कि इस तरह की बात जो है पाकिस्तान में भी आई है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें। बिल्कुल, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन पीएम मोदी ने आज से ही महासमर का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने सीकर से चुनावी शंखनाद कर दिया है। निशाने पर राजस्थान सरकार रही तो मोदी और गहलोत के बीच में जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली। भाषण पर छिड़ी जंग ने सियासी पारे को गर्म कर दिया है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। मरुधरा का मैदान, मोदी का खुला ऐलान। बिछ गई बिस्सात, जनता से मांगा साथ। पीएम का प्रहार, गहलोत का पलटवार। लाल डायरी पर संग्राम, जंगे राजस्थान। बीते 9 महीने में पीएम मोदी भले ही 7 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हों, लेकिन आज का पीएम का दौरा कई मायनों में खास बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो राजस्थान को कई सौगातें दी। दरअसल राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीकर में हुई जनसभा में पीएम मोदी के निशाने पर अशोक गहलोत रहे। पहले अशोक गहलोत और पीएमओ के बीच ट्विटर पर वार पलटवार हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी ने गहलोत के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आप जो है हमारे चीफ मिनिस्टर की स्पीच जो है उसको आप अगर प्रोग्राम बना करके वैसे प्रोग्राम निकाल करके किन कारणों से उसको
इनकार किया गया, ये बहुत दुख की बात है। और मैं क्या कहता हूँ, वो ज्यादा स्वागत करता हूँ उनका। जो मैंने ट्वीट में लिखी बात है वो बोल देता हूँ, उसी कपड़े में जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही पीएम मोदी सियासी मंच पर पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके कई बार राजस्थान सरकार पर किए। पीएम ने कहा कि राजस्थान में लाल डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामों का रिकॉर्ड है। लाल डायरी के अलावा पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया और क्विट इंडिया का नारा दिया। पीएम ने ये भी कहा कि लाल डायरी का नाम सुनते ही कांग्रेसियों की बोलती बंद हो जाती है। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नाम के पीछे ये लोग यूपीए के काले कारनामों को छुपाना चाहते हैं। अगर इन्हें इंडिया की चिंता होती तो सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध नहीं करते। ये लोग आतंकी हमला होने पर चुप बैठे रहते थे। जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं, जो लोग विदेश में संबंध वोट बैंक के आधार पर बनाते हैं, तो सब दिखावा लगता है। वहीं पीएम मोदी के वार पर सीएम अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया चुनाव के पहले। और इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है। कार्यकाल बढ़ाया गया। केंद्र सरकार लगातार एक कोशिश कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर मंजूरी मिल जाए और फिलहाल एक राहत भरी खबर केंद्र सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक था और उसके बाद एक नए डायरेक्टर की नियुक्ति करनी होती, लेकिन फिलहाल लगभग दरअसल 1.5 महीने की ये एक्सटेंशन है और ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई। हालांकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी केंद्र सरकार के खिलाफ और आज की जिरा में भी, जैसा हमारे संवाददाता सुमित बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट ये पोस्ट क्यों हो चुकी है और आखिर नए डायरेक्टर को नियुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। हालांकि फैसले में 15 सितंबर तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ईडी निदेशक के पद पर संजय मिश्रा भी बने रहेंगे। 15 सितंबर तक उनका कार्यकाल रहने वाला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और जिरह के बाद दलीलों को पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला दरअसल सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब इस मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी 15 सितंबर तक संजय मिश्रा इस पद पर काबिज रहने वाले हैं।
ईडी के डायरेक्टर के रूप में संजय मिश्रा 15 सितंबर तक बने रहेंगे। तो देखिए बड़ी खबर है, 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे संजय मिश्रा और ऐसे में कार्यकाल को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में सुमित इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, कुछ देर पहले भी आप इस खबर को लेकर जानकारी दे रहे थे कि फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन अब फैसला सुना दिया गया है और उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद 5 मिनट के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 सितंबर तक जो संजय मिश्रा हैं ईडी का डायरेक्टर, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में हम संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है वो 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा रहे हैं। इसके बाद से किसी भी तरह की मांग जो है वो पूरी नहीं की जाएगी, यानी कि केंद्र सरकार इसके बाद भी अर्जी लेकर आती है तो इस तरह की अर्जी पर विचार जो है वो आगे से नहीं किया जाएगा। तो नेशनल इंटरेस्ट में यानी कि देश हित में ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार की अपील की दलील थी कि इस पूरे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेन भूमिका में जो है एक तरह से ईडी डायरेक्टर हैं। अगर उन्हें हटाया जाता है 31 जुलाई को तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी भारत की छवि धूमिल होगी। और इस दलील को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि राष्ट्र हित में, देश हित में जो है संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाए। तो 15 सितंबर तक जो है वो कार्यकाल जो है वो संजय मिश्रा का बढ़ा दिया गया है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है, कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया।